दोस्तों स्कूल में हमें बहुत कुछ पढ़ाया गया। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, मुगल एम्पायर की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं पढ़ाई गई वो ये थी कि पैसों के साथ बिहेव कैसे करना चाहिए, उनके बारे में सोचना कैसे चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब जिंदगी में पैसा आए तो अपने इमोशंस को उनसे अलग कैसे रखना चाहिए। और यही वजह है कि आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो कभी भी अपनी जिंदगी में पैसों के बारे में सीरियस होना चाहता है। वो बुक है मॉर्गन होसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। वेलकम टू किताब ज्ञानी, इंडियाज फर्स्ट वीडियो बुक यूट्यूब चैनल, और मैं आपका दोस्त हेमेंद्र सैनी। दोस्तों द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, ये इन्वेस्टिंग के टिप्स वाली बुक भी नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो तुम्हारे पैसों के साथ बिहेव करने का तरीका पूरी तरीके से बदल देती है। और आज हम इसको एक एक चैप्टर करके समझेंगे, बिल्कुल सीधा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। तो चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है नो वन इज क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं होता। होसल ने इस चैप्टर की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह से की है। वो कहते हैं कि पैसों के बारे में कोई भी इंसान एक्चुअली पागल नहीं होता, चाहे उसके डिसीजंस तुम्हें कितने भी बेकार क्यों ना लगे। मतलब इसका ये है कि एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हो, रिसेशन देखा हो, घर में पैसा ना होने की तकलीफ देखी हो, वो हमेशा कैश होल्डिंग करेगा। वो कभी भी स्टॉक मार्केट पे इजीली ट्रस्ट नहीं करेगा, और वो शायद अपनी मैट्रेस या गद्दे के नीचे भी पैसे रखने में बिलीव करता होगा। और ये उसके लिए बिल्कुल रैशनल है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी ने उसे यही सिखाया है। दूसरी तरफ एक आदमी जिसने 1990s का स्टॉक मार्केट बूम देखा हो, जिसने देखा हो कि पैसा इन्वेस्ट करो और वो बढ़ता चला जाता है, वो एग्रेसिव रिस्क लेगा, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, और उसे ये सब बिल्कुल सेंसिबल लगेगा, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस ने उसे ये सब दिखाया है। दोनों इंसान अपनी अपनी दुनिया में बिल्कुल सही है, दोनों के लिए उनका डिसीजन बिल्कुल लॉजिकल है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों के बैकग्राउंड्स अलग हैं, दोनों की लाइफ अलग है, और दोनों ने पैसों के बारे में बहुत कुछ अलग अलग लेसन सीखे हैं। इसलिए जब तुम कभी भी किसी को देखते हो और सोचते हो कि यार ये कितना स्टूपिड फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है, तो बस एक बार एक सेकंड के लिए रुको और ये समझने की कोशिश करो कि उस इंसान की जिंदगी ने उसे ये सिखाया है। क्योंकि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो अपनी लाइफ के हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो बचपन से पैसे की तंगी की वजह से आज भी पैसे को सेव करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और आप लोगों में भी कई लोग ऐसे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब चैप्टर 2 की तरफ, जिसका नाम है लक एंड रिस्क, यानी किस्मत और जोखिम। यार इस चैप्टर ने मुझे पर्सनली बहुत कुछ सिखाया है। ये लक और रिस्क के बारे में है, और स्पेसिफिकली इस बारे में है कि हम दोनों को कैसे गलत तरीके से समझते हैं। होसल कहते हैं कि जब कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो हम उसकी मेहनत को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी स्किल्स को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो चीज हम जेन्युइनली एक्नॉलेज नहीं करते हैं वो है लक, वो है सर्कमस्टेंसेस, वो है एक स्पेसिफिक मोमेंट जो उस इंसान की जिंदगी में आया और उसकी वजह से सब कुछ बदल गया। बिल गेट्स का एग्जांपल लेते हैं। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करता था, और उस वक्त पूरे अमेरिका में बहुत ही लिमिटेड ऐसे स्कूल्स थे जिनके पास में कंप्यूटर्स थे। तो ये प्योर लक था कि गेट्स उस स्पेसिफिक स्कूल में गए। क्या इसका मतलब ये है कि उनकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी मेहनत थी, उनका टैलेंट था, उनकी डेडिकेशन भी थी, लेकिन उस लक के बिना, उस एक कंप्यूटर के बिना वो शायद आज बिल गेट्स नहीं होते। उसी तरह जब कोई इंसान फाइनेंशियली टूट जाता है, जब किसी का बिजनेस फेल हो जाता है, जब कोई एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल लगता है, तो हम इमीडिएटली उसको जज करने लगते हैं। हम इमीडिएटली कहने लगते हैं कि उसने गलत किया, ये उसका पागलपन था। लेकिन कभी कभी मार्केट ने उसको ऐसा मूव दिया जिसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनी कि कोई भी इंसान वहां स्ट्रगल कर रहा होता। इस चैप्टर का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सक्सेस में लक का रोल एक्नॉलेज करो और फेलियर में रिस्क का रोल एक्नॉलेज करो। दोनों को सिर्फ इंडिविजुअल की स्किल या स्टूपिडिटी में मत डालो। रियल लाइफ एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि जैसे आजकल आईएएस बन जाते हैं लोग, तो उसमें फेल होने वाले को तो स्टूपिड कंसीडर कर दिया जाता है और सक्सेसफुल आदमी को बहुत ही इंटेलिजेंट कंसीडर कर दिया जाता है। लेकिन वहां पे भी एक मेजर रोल प्ले करता है लक और रिस्क। चलिए बढ़ते हैं हम चैप्टर 3 की तरफ। तीसरे चैप्टर का नाम है नेवर इनफ, यानी कभी पर्याप्त नहीं। ये एक ऐसी फीलिंग के बारे में है जो हम सबने कभी ना कभी फील की है, लेकिन रेयरली हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो फीलिंग है नेवर इनफ, यानी चाहे कितना भी हो जाए हमें हमेशा लगता है कि थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। होसल यहाँ रजत गुप्ता की स्टोरी सुनाते हैं। वो एक ऐसे इंसान थे जो मैकिन्जी के सीईओ रहे, जिनके पास इतना पैसा था कि 10 जिंदगियां आराम से जीने के लिए काफी था। वो पहले से ही बिलियनियर वॉरेन बफेट के दोस्त थे और उनके साथ उठना बैठना करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की। उन्होंने सब कुछ रिस्क पे लगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा और चाहिए था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बफेट के लेवल पे पहुंचना चाहते थे। और होसल यहाँ जो पॉइंट आउट करते हैं वो बहुत ही पावरफुल है। वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम मूविंग गोल पोस्ट की है। मतलब जब तुम एक गोल अचीव करते हो तो वो गोल कल का बेसलाइन बन जाता है और तुम फिर से एक नया बड़ा गोल सेट कर लेते हो, और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती जब तक तुम खुद ये डिसाइड नहीं करते कि मेरे लिए इनफ का मतलब क्या है। तो सीरियसली एक काम करो भाई, एक दिन बैठ के सोचो कि तुम्हारे लिए एक्चुअली इनफ क्या है, तुम्हें कितने में जेन्युइनली खुशी मिलेगी,
और उससे ज़्यादा के लिए अपनी नींद, अपनी रिलेशनशिप्स, अपने वैल्यूज मत सेक्रीफाइस करो, क्योंकि वो ट्रेड ऑफ कभी भी वर्थ इट नहीं होने वाला। चौथे चैप्टर का नाम है कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडिंग की हैरान कर देने वाली ताकत। ये चैप्टर कंपाउंडिंग के बारे में है, लेकिन उस एंगल से नहीं जैसा हम पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसा एंगल है जो मुझे जेन्युइनली सुनकर बहुत ज़्यादा झटका लगा था। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ आज अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 बिलियन डॉलर्स है, और इसका 95% हिस्सा उन्होंने तब कमाया जब वो 65 ईयर्स की एज पे पहुंच चुके थे। भाई 95%, समझ रहे हो? वो 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके थे, लेकिन पूरी जिंदगी का पैसा बेसिकली उनके लास्ट के कुछ दशकों में बना, सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपाउंडिंग का काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। हाउसेल कहते हैं कि अगर बफेट ने 30 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया होता और 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाते, तो आज उनका नाम उस लिस्ट में नहीं होता। जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स की लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं होता। वो सिर्फ एक कंफर्टेबल रिटायर्ड इंसान होते। ये चीज़ हम सब इंटेलेक्चुअली समझते हैं कि कंपाउंडिंग पावरफुल है, लेकिन इमोशनली फील नहीं करते भाई। और इसी वजह से लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को बर्बाद कर देते हैं। इसी वजह से लोग मार्केट क्रैश में सब बेच देते हैं। इसी वजह से लोग पेशेंस नहीं रख पाते। इन्वेस्ट करो और टाइम दो, बस ये दो चीज़ें हैं। कंपाउंडिंग का पूरा काम यही है। चलिए बढ़ते हैं अब चैप्टर 5 की तरफ, जिसका नाम है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, यानी अमीर बनना और अमीर बने रहना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये चैप्टर एक ऐसी बात कहता है जो मुझे पहले कभी किसी ने नहीं बताई। वेल्दी बनना और वेल्दी रहना ये एक्चुअली दो बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं, और बहुत कम लोग दोनों में इक्वली अच्छे होते हैं। वेल्दी बनने के लिए तुम्हें चाहिए रिस्क लेने की हिम्मत, बोल्ड मूव्स करने की विलिंगनेस, एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक जो तुम्हें ये बिलीव कराए कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए तुम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, इसलिए तुम अपना पैसा लगा रहे हो। लेकिन वेल्दी रहने के लिए तुम्हें चाहिए बिल्कुल अपोजिट माइंडसेट, एक ऐसी सोच तुम्हें ये कॉन्स्टेंटली याद दिलाए कि जो आज चल रहा है वो हमेशा नहीं चलने वाला। एक ह्यूमिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए जो तुमसे ये एक्सेप्ट कराए कि मार्केट तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई। एक डिसिप्लिन जो तुम्हें रोक सके जब सब लोग एक ही चीज़ पे पैसा लगा रहे हो और तुम्हारा मन भी वहीं पैसा लगाने को करे। जेस लिवरमोर की स्टोरी इस बात को परफेक्टली इलुस्ट्रेट करती है। वो एक ऐसे ट्रेडर थे जिन्होंने 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में शॉर्ट सेलिंग की और एक दिन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। उनके अंदर जेन्युइनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स थी, लेकिन फिर उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया, उनका ईगो इतना बड़ा हो गया कि वो बार बार ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बेट्स लगाते गए और इवेंचुअली सब कुछ चला गया। वो जानते थे कि पैसा कैसे बनाया जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बनाए हुए पैसे को संभाला कैसे जाता है। मार्केट में बने रहना यानी सर्वाइवल। ये स्किल इन्वेस्टिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है टेल्स यू विन। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है जो एक बार समझ आए तो इन्वेस्टिंग के बारे में तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी दुनिया में इन्वेस्टिंग में, बिजनेस में, किसी भी चीज़ में ज़्यादातर आउटकम्स एक बहुत ही छोटी सी माइनॉरिटी ऑफ इवेंट्स से ड्राइव होते हैं। अमेजोन ने अपनी हिस्ट्री में हज़ारों चीज़ें ट्राई की हैं, हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स किए, हज़ारों प्रोडक्ट्स बनाए, हज़ारों आइडियाज़ आजमाए, और उनकी 95% चीज़ें या तो फेल हो गई या एवरेज रह गई। लेकिन अमेजोन वेब सर्विसेज और अमेजोन प्राइम ऐसी चीज़ें निकली कि उन्होंने पूरी कंपनी की पूरी हिस्ट्री बदल दी। डिज्नी ने डिकेड्स में बहुत सारी फिल्में बनाई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उनकी पूरी वैल्यूएशन बेसिकली लॉयन किंग, फ्रोजन और कुछ ऐसी एक दो हिट्स पे टिकी हुई है जिन्होंने सब कुछ रिकवर करके उनको वापस दे दिया। वेंचर कैपिटलिस्ट्स ये जानते हैं कि उनके 50 इन्वेस्टमेंट्स में से 45 फेल होने वाले हैं, और इसके लिए मेंटली वो प्रिपेयर्ड भी रहते हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वो 5 कंपनियां जो परफॉर्म करेंगी, जो सक्सेसफुल होंगी, वो इतनी बड़ी हो जाएंगी कि उनका पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा और फिर वो हैवी रिटर्न्स बनाएंगी। तो तुम भी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में ये एक्सपेक्टेशंस रखो कि सब कुछ काम नहीं करेगा, सब कुछ परफेक्ट नहीं रहने वाला, और ये बिल्कुल ठीक है, ये नॉर्मल है, ये गेम का हिस्सा है। नो डाउट वो टेल इवेंट्स होंगे, वो रेयर विंस भी आपकी होंगी, वो पूरी पिक्चर बदल के रख देंगी। 7वें चैप्टर का नाम है फ्रीडम यानी आज़ादी, और भाई सच में ये मेरा पर्सनली फेवरेट चैप्टर है उस पूरी बुक का। ये चैप्टर है फ्रीडम के बारे में, और स्पेसिफिकली इस बारे में कि पैसों की सबसे बड़ी वैल्यू एक्चुअली क्या है। हाउसेल कहते हैं कि पैसों की सबसे बड़ी वैल्यू ये नहीं है कि तुम क्या खरीद सकते हो उनसे, ना तो एक बड़ा घर, ना एक अच्छी कार, ना एक्सपेंसिव कपड़े। पैसों की सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि तुम्हारे पास अपना टाइम कंट्रोल करने की एक एबिलिटी आ जाती है। ये चॉइस मिलती है कि तुम कब काम करो, कब काम ना करो, किसके साथ काम करो और कब किसी सिचुएशन से बाहर निकल लो। रिसर्च कहती है कि जो चीज लोगों को जेन्युइनली और डीपली खुश करती है वो है ऑटोनॉमी, वो फीलिंग कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहा हूँ,
कोई मुझ पे फोर्स नहीं कर रहा है, कोई मुझे किसी ऐसी जगह नहीं रख सकता जहां मैं नहीं रहना चाहता। एक आदमी जिसने 1 करोड़ का घर खरीदा, एक एक्सपेंसिव कार खरीदी, डिजाइनर कपड़े खरीद के अपने दोस्तों को इंप्रेस किया, लेकिन इन सब की EMI और लोन्स की वजह से उसे एक ऐसी जॉब में रहना पड़ता है जो वो दिल से हेट करता है, एक ऐसी बॉस को टॉलरेट करना पड़ता है जिसके साथ वो 1 मिनट भी स्पेंड नहीं करना चाहता। वो आदमी एक्चुअली अपनी फ्रीडम बेच रहा है स्टेटस के लिए, और ये ट्रेड ऑफ कभी भी वर्थ इट नहीं है। पैसा फ्रीडम खरीदने का जरिया है, ये एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, लेकिन एक बार ये शिफ्ट हो जाए तो बहुत सारी चीजें लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ। 8वें चैप्टर का नाम है मैन इन द कार पैराडॉक्स, यानी गाड़ी में बैठे इंसान का पैराडॉक्स। इस चैप्टर में हौजल ने एक ऐसी बात कही है जो मुझे पहली बार सुन के सच में बहुत हंसी आई थी, लेकिन फिर सोच के लगा कि हाँ यार ये बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं कि जब तुम रोड पे एक लैम्बोर्गिनी या एक रोल्स रॉयस देखते हो तो तुम्हारा ध्यान उस कार की तरफ जाता है या उस इंसान की तरफ जो उसे चला रहा है। हौजल कहते हैं कि ऑलमोस्ट हमेशा तुम्हारा ध्यान कार की तरफ जाता है, तुम उस इंसान के बारे में एक्चुअली ज्यादा सोचते ही नहीं हो, तुम सिंपली कार देखते हो और बस। और इसी तरह जब तुम एक एक्सपेंसिव कार बाय करते हो दोस्तों या पड़ोसियों को इंप्रेस करने के लिए, तो रियलाइज करो कि वो तुम्हारी कार देखेंगे, तुम्हें नहीं। वो तुम्हारे बारे में एक्चुअली ज्यादा सोचेंगे भी नहीं, वो सिंपली वो कार देखेंगे और शायद थोड़ी सी एनवी फील करेंगे और बस आगे बढ़ जाएंगे। स्टेटस सिग्नल्स उस तरीके से काम नहीं करते हैं जैसा हम जनरली एज्यूम कर लेते हैं। हम एक्सपेंसिव चीजें एक्चुअली खुद के लिए खरीदते हैं, खुद को एक स्टोरी सुनाने के लिए। और जब ये क्लियर हो जाता है तो तुम खुद से पूछो कि क्या वो स्टोरी इतने पैसों की वैल्यू रखती है, क्या इतने सेक्रीफाइस की जरूरत है। अगर अंदर से जवाब आए हाँ तो ठीक है, और नहीं आए तो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर मनी। 9th चैप्टर का नाम है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। ये चैप्टर वेल्थ की एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में है, और ये चैप्टर सुन के हो सकता है तुम्हारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाए। हाउजल कहते हैं कि वेल्थ एक्चुअली वो है जो दिखाई नहीं देती। अनस्पेंट मनी, इन्वेस्टेड एसेट्स, इमरजेंसी फंड, फाइनेंशियल कुशन, ये सब होता है वेल्थ। जो दिखाई देता है बड़ी कार, बड़ा घर, एक्सपेंसिव वॉच, डिजाइनर क्लोथ्स, वो रिचनेस है, वो वेल्थ नहीं है। एक डॉक्टर जिसके पास मर्सिडीज है, बड़ा घर है, डिजाइनर सूट्स हैं, लेकिन जो सिर्फ इस महीने की सैलरी पे चल रहा है, जिसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो रिच दिखता तो है लेकिन एक्चुअली वेल्दी नहीं है। क्योंकि एक बुरी सिचुएशन आने पे, एक हेल्थ इमरजेंसी आने पे, एक जॉब लॉस होने पे वो फाइनेंशियली कंप्लीटली टूट जाएगा। एक सरकारी स्कूल का टीचर जिसके पास सिंपल घर है, सेकेंड हैंड कार है, लेकिन जिसने 20 साल से एक SIP चलाई हुई है, वो जेन्युइनली वेल्दी इंसान है, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उसके पास ऑप्शंस हैं, उसके पास वो कुशन है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। हम पैसों को जज करते हैं दिखाई देने वाली चीज़ों से, लेकिन ये पूरी तरीके से बैकवर्ड अप्रोच है, क्योंकि रियल वेल्थ कभी दिखाई नहीं देती, रियल वेल्थ कभी दिखाई नहीं देती। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 10 की तरफ। 10वें चैप्टर का नाम है सेव मनी, यानी पैसा बचाओ। ये चैप्टर सिंपल लगता है टाइटल से, लेकिन जो हाउजल यहाँ पे कहते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड है। वो कहते हैं कि सेव करने के लिए तुम्हें कोई हाई इनकम नहीं चाहिए, सेव करने के लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स नहीं चाहिए, सेव करने के लिए बस तुम्हारा ईगो थोड़ा सा कंट्रोल में होना चाहिए, बस इतना। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी लाइफस्टाइल भी साथ साथ में बढ़ने लग जाती है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। एक आदमी जो 30,000 में गुजारा करता था, वो 1 लाख का पैकेज आने के बाद भी महीने के एंड में अक्सर ब्रोक रहता है, क्योंकि उसके अपने खर्चे, उसकी वांट्स, उसकी नीड्स उसी स्पीड से बढ़ती चली जाती हैं जिस स्पीड से उसकी इनकम बढ़ी। सेविंग्स की रेट एक्चुअली इनकम से ज़्यादा ईगो पे डिपेंड करती है। जितना तुम अपने पीयर्स से, अपने नेबर्स से, अपनी सोशल मीडिया फीड से कंपैरिजन करना और compete करने से अपना ध्यान हटा दोगे, उतनी ज़्यादा सेविंग्स अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। और सेविंग्स इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। जॉब जा सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकती है, और सेविंग्स वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो क्वेश्चन है जो तुम्हें हर सिचुएशन में ऑप्शंस देती है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब और लोगों के पास में ऑप्शंस नहीं होते। कोरोना टाइम में सिर्फ वो लोग ब्रोक नहीं हुए जिनके पास में पहले से सेविंग्स थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत मेजर क्राइसिस की सिचुएशन थी और बहुत लोगों के धंधे ठप हुए हैं। तो अगले 3 चैप्टर्स यानी कि चैप्टर 11, 12 और 13, जिनके नाम है रीजनेबल, सरप्राइज और रूम फॉर एरर, इन्हें हम एक साथ कवर करते हैं क्योंकि इनके बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। पहली बात है, हाउजल ये कहते हैं कि फाइनेंशियली रेशनल होने से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियली रीजनेबल होना। मतलब ये है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मैथमेटिकली बेस्ट है, नंबर्स परफेक्टली फिट होते हैं, रिटर्न्स मैक्सिमम है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी तुम्हारी नींद उड़ा देती है, तुम्हें एंजाइटी देती है, तुम्हें हमेशा वरीड रखती है, तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। एक स्ट्रैटेजी जो तुम्हें थोड़ा सा कम रिटर्न देती है लेकिन तुम्हें सुकून देती है, जिसके साथ तुम रात को चैन से सो सकते हो, जिसको तुम सस्टेनेबल वे में फॉलो कर सकते हो, वो एक्चुअली बेटर स्ट्रैटेजी है।
क्योंकि कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। दूसरा पॉइंट ये है कि हाल के दशकों में हमने देखा है कि वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट्स एक्चुअली बार बार आते हैं। कोई ना कोई वॉर, कोई ना कोई पेंडेमिक, कोई ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये सरप्राइजेस हमेशा एक नई शेप में आते रहेंगे। इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लान में हमेशा रूम फॉर एरर रखो। ये एज्यूम करके मत चलो कि फ्यूचर एग्जैक्टली वैसा जाएगा जैसा तुमने सोचा था। और फाइनली अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों के जजमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखो, क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन यूनिक है, तुम्हारी गोल्स यूनिक हैं, और तुम्हारा प्लान भी तो तुम्हारा अपना होना चाहिए ना। तो ये बात है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी चैप्टर्स की तरफ, यानी चैप्टर 14 से लेकर चैप्टर 18 तक, जिसका थीम है यू विल चेंज और फाइनल लेसन्स। इन चैप्टर्स में हाउजल कुछ ऐसी चीजें कहते हैं जो मुझे जेन्युइनली बहुत सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पहली चीज ये है कि तुम 10 साल में बहुत बदल जाओगे, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदलेंगी, तुम्हारे गोल्स बदलेंगे, तुम्हारी लाइफ बदलेगी, और जो फाइनेंशियल प्लान तुमने आज बनाया है वो 10 साल बाद तुम्हारी एक्चुअल जिंदगी से मैच नहीं करेगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए एक बार बनाए गए प्लान को पूरी जिंदगी ढोने की जरूरत नहीं है, वो प्लान चेंज कर सकते हो बिना गिल्ट फील किए। और दूसरी चीज ये है कि पैसों के बारे में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, और जो कोई भी तुमसे ये कह रहा है कि ये करो डेफिनेटली ये हो जाएगा, वो या तो खुद कुछ नहीं जानता या फिर तुम्हें कुछ सेल करना चाहता है। और इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया है वो ये है कि पैसों के बारे में सही डिसीजन लेना कोई कैलकुलेशन का काम है ही नहीं, ये साइकोलॉजी का काम है, ये बिहेवियर का काम है। तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारी ह्यूमिलिटी, तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल, ये सब तुम्हारी एक्सेल शीट और तुम्हारी कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। एक एवरेज इंसान जो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता है, जो मार्केट क्रैश में पैनिक नहीं करता, जो अपने प्लान पे टिका रहता है, वो हमेशा उस स्मार्ट इंसान को बीट करेगा जो ब्रिलियंट डिसीजन लेता है लेकिन एक बुरी सिचुएशन में सब कुछ बेच के भाग जाता है। तो यार ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी मॉर्गन हाउसल की एक ऐसी किताब जो जेन्युइनली तुम्हारे पैसों के साथ बिहेव करने का तरीका चेंज कर सकती है। और जो मुझे पर्सनली लगता है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल बुक तो बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअली एक लाइफ बुक है। अगर आज की पूरी वीडियो में से तुम एक भी चीज अपने साथ लेके जा रहे हो तो वो ये ले जाओ, पैसा कमाना, पैसा बनाना और पैसों के साथ सही तरीके से बिहेव करना। ये तीनों अलग अलग स्किल्स हैं और तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल बुक जरूर पढ़िए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर कुछ भी इसमें ऐसा था जो तुम्हें लिटरली सोचने पे मजबूर कर दिया हो, तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगली किताब की समरी के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।